नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आज परभनी ज़िले में किस तरह के इंसिडेंट हुए, किस तरह के वाक़यात हुए, किस तरह की घटना हुई है, चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबरों की ओर कि किस तरह से परभनी ज़िले में वाक़यात हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनी मुलंगे। आप देख रहे हैं परभनी आज तक। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत है, उनका नाम है शेख महमूद सर जी, जो मानवद के ताड़बोरगांव में सहायक शिक्षक है और जो 1995 से सोशल वर्क में कार्यरत है और अग्रेसर भी है। क्या सर आप आज भी सोशल वर्क करते हैं? नमस्कार। हाँ मैडम, आज भी मेरा सोशल वर्क पहले की तरह चालू है और न सिर्फ चालू है बल्कि पहले जितने पैमाने पर मैं सोशल वर्क करता था उससे कई गुना सोशल वर्क आज मैंने अपना बढ़ा दिया है और हर तरह के हर फील्ड में सोशल वर्क मैं करते आया हूँ। प्रभाग क्रमांक 5 से आप एडवोकेट विष्णु ढोले जी के साथ कैसे लड़ोगे? सेलू नगर पालिका चुनाव के जो प्रभाग नंबर 5 है वहाँ पर अभी जो आरक्षण छूटा है तो वह एक सीट एससी महिला है और एक सर्वसाधारण है। इसलिए मैं एडवोकेट विष्णु ढोले जी के साथ 5 नंबर से हम एक साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव का समीकरण ऐसा है कि वहाँ की जो टोटल मतदान है वो तकरीबन 3500 के करीब है, जिसमें सभी समाज है, मुस्लिम समाज है, दलित समाज है और बाकी जो आते हैं जिसमें सुनार समाज भी है, मारवाड़ी समाज भी है, वानी समाज भी है। और ये लोगों से मैं बचपन से परिचित हूँ, वो लोग मुझे बचपन से देखते आए हैं, मेरे कार्य भी देखते आए हैं, मेरा स्वभाव भी देखते आए हैं। इसलिए मुझे पूरी अपेक्षा है कि न सिर्फ किसी एक विशिष्ट समाज का बल्कि सभी समाज का हम दोनों को सहयोग मिलेगा, क्योंकि वो भी दीन दलित के लिए, वंचितों के लिए अच्छे काम करते हैं। जहाँ पर कहीं कानूनी ज़रूरत गिरती है उसको वो भी मदद करते हैं। और मैं तो 1995 से सर्विस सोशल वर्क करते आया हूँ, इसलिए मेरा खुद का स्वभाव और हर इंसान से मैं परिचित हूँ। इसलिए हम 5 नंबर से चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि वहाँ का जो विशेषता अल्पसंख्यक समाज है और जो दलित समाज है, इनके बस्तियों का कुछ आज भी इतने वर्ष गुजर गए लेकिन बेहाल है, नागरिक सुविधाओं का अभाव है। तो हम चाहते हैं कि उनके जैसे और मेरे जैसे सुशिक्षित वहाँ से चुनाव लड़ने के बाद यदि जनता साथ देती है, जनता सहयोग करती है, उचित प्रमाण में हमें चुनकर देती है, मतदान हमें देती है, तो हम वहाँ पर एकदम पूरी तरह से जिसे हम आमूलाग्र परिवर्तन कहेंगे, पूरा परिवर्तन, पूरा बदलाव हम लाना चाहते हैं वहाँ पर। सेलू नगर परिषद से डायरेक्ट नगर अध्यक्ष की बात की जाए तो आप वहाँ पे कैसे लड़ोगे, किस तरह से लड़ोगे? इससे पहले सेलू नगर पालिका जो महाराष्ट्र शासन ने चुनाव सिस्टम पद्धति बताई थी वो नगर सेवकों में से थी, लेकिन अभी जो नए नियुक्त मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के एकनाथराव शिंदे जी, तो उन्होंने उसमें कुछ सुधार न किया और सीधे नगराध्यक्ष का चुनाव लेना उन्होंने जाहिर किया है। यदि अभी उसका आरक्षण तो वैसे छूटा नहीं है मुंबई से, मुंबई में आरक्षण होगा, लेकिन यदि अगर वो आरक्षण होता है और ओपन सर्वसाधारण यदि छूटता है तो वैसे तो मेरी मूल इच्छा जो ख्वाहिश बोलेंगे वो प्रभाग क्रमांक 5 की है, जहाँ से मैं अपने राजकीय जीवन की शुरुआत करना चाहता हूँ। लेकिन अल्पसंख्यक समाज के कुछ लोग, कुछ अध्यापक वर्ग, जो शिक्षक वर्ग मेरे सहयोगी है, वो लोग चाहते हैं कि जिन्होंने मुझे पहले से देखा है, परखा है, उनकी ऐसी इच्छा है कि सर आप वार्ड में खड़े तो रह रहे हैं, लेकिन यदि आप शहर से ही खड़े रहते हैं तो हम आप लोग को सपोर्ट देंगे, क्योंकि हमको आप जैसे व्यक्ति की ज़रूरत है। ऐसे समय पर सोच रहा हूँ कि जनता की अपेक्षा के लिए, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए मैं सीधे नगराध्यक्ष को खड़े रहूँ। और यदि ओबीसी आरक्षित होता ही है तो ओबीसी कैटेगरी में मैं खुद भी आता हूँ और इसलिए ओबीसी में होता है तो फिर मैं तो मेरे लिए बेहतर अवसर समझूंगा, क्योंकि जनता का भी सहयोग है, हर समाज का सहयोग है और उस कारण यदि मैं खड़ा रहता हूं तो मुझे जनता से पूरी अपेक्षा है, उम्मीद है कि जनता मुझे विकास के नाम पर, राष्ट्रीय एकता एकात्मता के नाम पर पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगी। और मैं जनता से विनती भी करूंगा कि आपने अभी तक बहुत सारे नगराध्यक्ष देख चुके हैं और एक समय आप सेलू को जो मराठवाड़े का पुणे कहा जाता है, उसकी जो एक पहचान है शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक,
तो उस पहचान जो आज की इस दौर में कहीं लुप्त होते जा रही है, तो उस लुप्त होते हुए पहचान को मैं वापस उभारना चाहता हूँ। और मैं सेलू के हर शख्स से, हर पद्धति से, हर संस्कृति से सीधे सीधे परिचित हूँ। इसलिए वहाँ की समस्याएं बुनियादी क्या है और वहाँ की आवश्यकता क्या है मैं खुद जानता हूँ। इसलिए यदि जनता सहयोग करती है तो मैं ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। शर्त यही रहेंगे कि जनता खुद इसमें तय करे कि करना क्या है। स्वच्छता अभियान बाय रिकॉर्ड सेलू का किया था, मगर सेलू अभी भी उतना स्वच्छ नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? उसका मैडम ऐसा है कि सेलू को स्वच्छता पुरस्कार तो मिल सका है, लेकिन वो स्वच्छता पुरस्कार कुछ ख़ास जो बस्तियां होती है उन बस्तियों को सामने रखकर पेश किया गया था और वो पुरस्कार लिया गया था। जबकि वास्तविकता ये है कि आज भी वहाँ के जो सर्वसाधारण बस्तियाँ हैं, जिसे हम अपनी भाषा में दलित बस्ती कह सकते हैं, अल्पसंख्यक समाज की बस्ती कहते हैं, या फिर एकदम साधारण भाषा में यदि देखना है तो जिसे हम झोपड़पट्टी कह सकते हैं। तो ऐसी जगहों पर आज भी पानी के नालियों की समस्या है, रास्तों की समस्या है, वहाँ पर कीचड़ होता है, पानी बहने के लिए जगह नहीं, लोगों के घर के सामने पानी पूरा जमा होता है। तो उसके लिए आवश्यकता ये है कि केवल कागज पर स्वच्छता अभियान चलाकर उपयोग नहीं होगा। सबसे पहले तो समाज के अंदर जागृति करना पड़ेगी, जो मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं एक अध्यापक हूं और अध्यापक होने के साथ साथ मेरे साइकोलॉजिकल अभ्यास भी है। लोगों की मानसिकता क्या रहती है, लोगों को किस तरह से समझाना चाहिए और लोगों को किस तरह से प्रेरित करना चाहिए। वहाँ पर स्वच्छता अभियान के लिए उसकी सही समस्या तो ये है कि उसके सेलों में जो कचरा कलेक्ट किया जाता है, जमा किया जाता है, वो कचरा घंटा गाड़ी के ज़रिए कहीं एक विशिष्ट स्थान शासन बनाता है, वहाँ डालना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य से सेलू में अभी तक ये व्यवस्था नहीं है। जो नागरी बस्ती है वहीं पर ले जाकर कचरा डालते हैं, उसको सिलगा कर देते हैं, जिसके कारण पर्यावरण भी दूषित होता है। उसकी दुर्गंधी से सब लोगों को, कई लोगों को खांसी की बीमारी होती है, दमे की बीमारी होती है। ये सारी बातें रोकना आवश्यक है। तो इसके लिए हम कोशिश ये करेंगे शासन से मिलकर कि वो कचरे के लिए कहीं अच्छी सी जगह मिली जाए, जो आज भी है शहर के बाहर आज भी है, लेकिन कचरा वहाँ नहीं डाला जाता। और वो क्यों नहीं डाला जाता ये जनता बेहतर जानती है। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ, जनता बेहतर जानती है कि वहाँ पर क्यों नहीं डाला जाता। तो हम कोशिश ये करेंगे कि शहर से कम 5 किलोमीटर दूरी पर निर्जन बस्ती, जहाँ पर कोई मनुष्य बस्ती नहीं है, ऐसी जगह पर हम वो डंपिंग ग्राउंड बनाएंगे। और नालियों को भी इतने ढंग से, उसका खास तो नालियों में यह होता है कि नालियाँ तो बनती है लेकिन उसको उतार नहीं दिया जाता। अगर उसको उतार दिया जाए और उसको समय पर साफ़ किया जाए जिसमें कचरा ना अटके, तो पानी की स्वच्छता हो सकती है। तो मेरा प्राधान्य तो स्वच्छता पे रहेगा, पर्यावरण संरक्षण पर रहेगा और शहर को हरित बनाने का रहेगा। क्योंकि आप देखते हैं, कभी आप पुणे गए भी होंगे, महाराष्ट्र का कितना भी टेम्परेचर रहने दो, जब हम पुणे में जैसे एंट्री करते हैं तो पुणे में जाने के बाद एक ठंडक सी महसूस होती है। और उसका कारण यह है कि पुणे के हर मोड़ पर, हर घर के सामने, हर रोड पर झाड़ियाँ हैं, जो हमारे एरिया में नहीं है। हम जनता से सहभाग लेंगे, जनता को प्रेरित करेंगे, जनता का सहयोग लेकर उनके सहयोग से शहर को हरित बनाने की कोशिश करेंगे। और इससे आगे सबसे अहम बात जो मैं मेरे विद्यार्थियों को पिछले 25 वर्ष से बताते आ रहा हूँ कि जो वर्षा होती है, बारिश होती है, तो उसका पानी गिरता है और बहकर चले जाता है। सरकार ने ये एक परिपत्रक बनाया हुआ है कि हर शासकीय कार्यालय पर रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बिठाई जाए। लेकिन उसका पालन तो कहीं हो नहीं रहा है। खैर छोड़िए, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम वहाँ पर पालन नहीं हो रहा है, लेकिन जो नए बांधकाम की परवानगी ली जाती है उनको भी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बंधनकारक किया गया है, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर हर बांधकाम को रेन हार्वेस्टिंग कंपलसरी करेंगे और लोग जो इसका पालन करेंगे, यदि मुझे जनता संधि देती है तो ऐसे घरों को हम घर पट्टी में सहूलत देने का प्रयास करेंगे। ओके, आप एक टीचर हो, टीचर होने के बावजूद आप चुनाव लड़ने वाली हो, क्या आपको सोसाइटी ने मंजूरी दी है? जी हाँ, मैं 1993 से राजीव गांधी हाई स्कूल ताड़बोरगांव में टीचर बोल के काम करता हूँ। और मेरी अभिरुचि समाज सेवा तो है ही है, लेकिन समाज सेवा करते करते कुछ अनुभव मुझे ऐसे आए हैं कि जो समाज सेवक के तौर पे मैंने शासन से पत्र व्यवहार कर कुछ मंजूरियाँ मनवा कर ली है, लेकिन कई कामें ऐसी भी है जो राजकीय स्तर पर ही हो सकती है।
तो मैं अपनी नौकरी होते हुए भी अब इतनी आराम की नौकरी है, पेमेंट है, लेकिन फिर भी मैं उस क्षेत्र में इसलिए आना चाहता हूँ ताकि मैं समाज का भला कर सकूँ। और ऐसी अवस्था में हमारे जो संस्था चालक है आज़ाद एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब है जनाब आली शाह खान साहब, तो उन्होंने हमेशा मुझे प्रेरित करते हैं अच्छे कामों के लिए। तो जब उनसे इस विषय पर चर्चा हुई तो उन्होंने कही कि आप बिल्कुल चुनाव में खड़े रहिए, हम आपको इसकी परमिशन देते हैं। और उन्होंने बिना देरी किए मुझे राइटिंग में उन्होंने चुनाव में खड़े रहने की इजाज़त दे चुके हैं। इसलिए मुझे सरकारी नौकरी में होते हुए कोई दुविधा नहीं है चुनाव लड़ने की और किसी तरह की रुकावट भी नहीं है। और इसके लिए मैं हमारे संस्था चालक अली शाह खान साहब का भी आभारी हूँ जिन्होंने समाज सेवा को दृष्टि में रखते हुए मुझे इसमें अनुमति दी है। आप एक लेखक है, कवि है, स्टोरी राइटर है, आप टीचर भी हो। सेलू शहर के सांस्कृतिक और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्लानिंग आप किस तरह से करोगे? जी मैडम, कैसा है कि सेलू एक समय ऐसा था, आप उसकी जानकारी और भी प्राप्त कर सकते हैं कि सेलू के जो पहले विद्यार्थी थे उसमें से कई विद्यार्थी MBBS MD डॉक्टर होकर आज अमेरिका में, सिंगापुर में, लंदन में सेटल हो चुके हैं। लेकिन बाद में दुर्भाग्य कुछ ऐसा होगा कि जो सेलू के शैक्षणिक वातावरण था जिसमें मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल दला कुलकर्णी सर थे, मेरे स्कूल के मुख्याध्यापक मंडलिक सर थे, इनके बाद सेलू का शैक्षणिक दर्जा किस हद तक थोड़ा कम होगा और उसमें सेवा भाव समाप्त होकर व्यावसायिक भाव आ गया है। तो ऐसी अवस्था में जितनी स्पर्धा परीक्षाएं होती है, विशेषतः MPSC UPSC, तो उस स्पर्धाओं में छात्र उतने प्रमाण में नहीं टिक पा रहे जितने टिकने चाहिए। और इसका कारण ऐसा भी है कि छात्रों को भी आज जो सोशल मीडिया वगैरह आया है उसके बदल अट्रैक्शन निर्माण हुआ है। ऐसी अवस्था में यह है कि छात्रों को उस तरह से शिक्षण देना आवश्यक है या उनका समुपदेशन काउंसलिंग करना आवश्यक है जैसे हम खुद अपने बच्चों की करते हैं। मैं बार बार हमारे साथ के टीचरों को भी बताता हूँ कि कुछ टीचर मिलते हैं तो बताते हैं कि आजकल से पूरा बिगड़ ले, तो तब मैं ये बताता हूँ कि हम उनको किस तरह से प्रेरित करते हैं। हमारा लड़का होता है, हमारी लड़की होती है खुद की अपनी, और यदि वो कोई गलत करते हैं या पढ़ाई नहीं करते तो हम जिस ममता से, जिस अधिकार से, जिस तरीक़े से उनको समझाते हैं, क्या हम उस अधिकार से, उस तरीक़े से इन बच्चों को समझाते हैं? तो आप देखेंगे तो इसका उत्तर आपको कहीं ना कहीं शंका में डालने वाला ही मिलेगा। तो ऐसी अवस्था में मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर एक अच्छा सा कल्चरल सेंटर बनाऊँ, उस कल्चरल सेंटर में सौर ऊर्जा का पूरा व्यवस्था करूँ जिसके ज़रिए से शहर के बच्चे जो घरों में नहीं पढ़ सकते, जिनको लाइट की समस्या है, जिनका परिवार बड़ा है और कमरे उनके छोटे हैं, ऐसे सारे बच्चों के लिए एक स्टडी हॉल हो जहाँ पर 2400 घंटे लाइट उपलब्ध हो, सौर ऊर्जा के माध्यम से पंखे उपलब्ध हो, वहाँ कर पढ़े, उच्च दर्जे की वहाँ पर लाइब्रेरी बने जिसमें सारे स्पर्धा परीक्षाओं की पुस्तकें उपलब्ध हो। और सप्ताह में एक बार, कम से कम एक बार, वैसे तो देखेंगे लेकिन कम से कम एक बार अच्छे जो रिटायर्ड ऑफिसर्स है, जो अभी जिन बच्चों का चयन हुआ है MPSC UPSC में, उनको बुला कर उनके माध्यम से बच्चों को मार्गदर्शन करे, प्रेरित करे, उनका समुपदेशन करे। और सेलू जो पहले नवलौकिक था वही नवलौकिक फिर से सेलू का सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हो, शैक्षणिक क्षेत्र में भी हो, क्योंकि सांस्कृतिक क्षेत्र का ऐसा हो गया है वहाँ पर कि अभी सांस्कृतिक चळवळ नहीं के बराबर है, जबकि वास्तविकता ऐसा है कि सेलू न सिर्फ सांस्कृतिक, न सिर्फ शैक्षणिक, बल्कि मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम का केंद्र बिंदु था। लेकिन ये सारी बातें लुप्त तो होती जा रही है, इसको उभार कर नई पीढ़ी के सामने लाकर उनको प्रेरित कर नए रास्ते पर चलाने की मेरी एक अपना कोशिश रहेगी, प्रयास रहेगा। ठीक है, आप जब चुनाव जीत जाओगे तो आप सेलू शहर के लिए क्या करोगे? चुनाव यदि नगराध्यक्ष के जीते जाते हैं जनता के सहयोग से, तो शहर के लिए मैं वो सब करूँगा जो एक शख्स अपने परिवार के लिए करता है, जो एक शख्स अपने खुद के मकान को संवारने के लिए करता है। जैसे हम चाहते हैं कि मेरा मकान टिप टॉप हो, मेरा मकान स्वच्छ हो, मेरा परिवार अच्छा हो, वैसा ही पूरा सेलू मेरा परिवार रहे। और मैं चाहूँगा कि सेलू का हर बच्चा, हर नागरिक उसी तरह खुशहाल जीवन व्यतीत करे। उनके लिए अलग अलग सुविधा लाने का प्रयास करूँगा। और विशेषता मेरी तो इच्छा ये है, जो मैं कई सालों से सोचता आया हूँ, कि जो सेलू के नागरिक होंगे, विशेषता 50 साल के ऊपर के मतदार, ऐसों का तो मैं इंश्योरेंस भी करना चाहूँगा,
कि ताकि दुर्भाग्य से उनके साथ कोई दुर्घटना घटित हो तो उस परिवार को उसका आर्थिक लाभ मिल सके। और वो इंश्योरेंस पूरा शासन के नियमों के अनुसार नगर पालिका के माध्यम से मैं करना चाहता हूँ। क्या वो इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट होगा? जी, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल, क्योंकि उसका जो पेमेंट क्लेम हो, जो पेमेंट रहेगा जनरल इंश्योरेंस का, वो नगर पालिका के मार्फत होगा। नगर पालिका उसका प्रीमियम भरेंगी साल को साल। प्रभाग नंबर 4 से जो घरकुल योजना आई थी उसको आप किस तरह से गाइडलाइन करके ले आए थे? जी, उसका ऐसा है कि प्रभाग नंबर 4 2016 में जो चुनाव हुए थे, वहाँ से मेरे बड़े भाई के पत्नी शेख अख्तर बेगम इन्हें चुनाव लड़े थे और वो जनता के सहयोग से, मतदारों के आशीर्वाद से चुनाव जीत गए थे। उसके बाद माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने घरकुल योजना, पंतप्रधान आवास योजना नई स्कीम लॉन्च की। और वो स्कीम लॉन्च होने के बाद जो उनको खुद के मकान पक्के नहीं है उनके लिए घरकुल की योजना थी, लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि घरकुल उसी को मिलेगा जिनके पास पीटीआर है। और सेलू की अधिकांश बस्ती, विशेषतः प्रभाग नंबर 4 भी और उसके व्यतिरिक्त अन्य बस्तियाँ भी, अधिकांश बस्ती ऐसी थी जहाँ पर केवल नोटरी के वाले फ्लैट्स थे, यानी उनमें पीटीआर नहीं था। तो फिर हमारे उस समय के जो तत्कालीन नगराध्यक्ष थे विनोद बोराडे साहब, जिस पैनल से मैंने अपनी भाभी को खड़े किया था, तो उन्होंने ये आश्वासन दिए थे कि हम चुनाव जीतने के बाद पीटीआर देंगे। और उसकी पूर्तता हमने की। सभी लोगों को जिनके फ्लैट नोटरी में थे, सबसे पहले उन्हें पीटीआर उपलब्ध करा कर दिए शासकीय नियम के अनुसार। और पीटीआर उपलब्ध होने के बाद सभी को पीटीआर मिल गए। फिर हमने खुद घर घर जाकर लोगों से फॉर्म भर कर लिए, उनके सारे कागज पत्रों की पूर्तता की। और ऐसा करने के कारण साधारणतः 600 से 700, विश्वास नहीं होगा लेकिन हकीकत है जिसको आप देख सकते हैं, 600 से 700 घरकुल हमने प्रभाग नंबर 4 में मंजूर करा कर दिए। और आज की अवस्था में यदि आप प्रत्यक्ष जाकर देखते हैं तो उन घरकुलों को अच्छी तरह से बांधकाम हुआ है। वो लोगों ने भी पूरी ईमानदारी से मिला हुआ पैसा और स्वयं की मेहनत और स्वयं का पैसा लगाकर अच्छे से अच्छे घरकुल बनाए। जो प्रभाग नंबर 4 आज से 7 साल पहले कहीं तो भी कच्चे मकानों का दिखता था, आज वो अच्छे बिल्डिंगों में बदल चुका है। और ये सब वहाँ के जनता के ही सहयोग से हुआ है, क्योंकि जनता ने सहयोग दी बोल के हम ये काम अच्छी तरह कर सके। और इसी तरह जो काम प्रभाग नंबर 4 में हुआ, वही काम अगर संधि मिलती है तो प्रभाग नंबर 5 में भी होगा, और उसके ऊपर नगराध्यक्ष की संधि मिलती है तो पूरे गांव में भी होगा। यानी शासन की जो भी योजनाएं होंगी, इसमें किसी भी तरह का भ्रष्टाचार न होते हुए सारी सुविधाएं सीधे जनता को मिलने का प्रयास करेंगे। और इसका दूसरा कारण ये है कि खुद मैं काफ़ी, जैसा कि आपने पहले बताया कि मैं MA BEd हूँ, सारे अनुभव मुझको है, इसलिए सिर्फ साइन करना या सिर्फ करप्शन करना ऐसा नहीं होगा, बल्कि हर कागज़ की जांच मैं स्वयं करता जाऊंगा और उस तरह से सभी सुविधाएं जनता को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसका कारण ये है, क्योंकि मेरे सेलवासियों को तो पता है कि मैं एकदम सर्वसाधारण घर से आया था, जहाँ पर हम सेलू में जब गए थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना रहने को था ना खाने को था। और ये वाक्य मैं हमेशा बोलता हूँ, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो जिस अवस्था से हम गुजरे वो अवस्था हमने अनुभव रही है। और इसलिए जनता को गरीबी क्या रहती है, दुख क्या रहता है, परेशानी क्या रहती है और उसको किस तरह से दूर करना चाहिए, उनकी अपेक्षा क्या रहती, इसका स्वयं को अनुभव होने के कारण मैं समझता हूँ कि मैं कुछ सुविधाएँ औरों से बेहतर जनता को दे पाऊँगा। तो ये थे शेख महमूद जी, जो एक टीचर है, कवि है, लेखक है, स्टोरी राइटर है और एक सोशल वर्कर भी है। तो ऐसे ही किसी खास व्यक्तिमत्व के साथ हम फिर से मिलेंगे। आप तक देखते रहिए परभनी आज तक में सुनिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभनी टुडे के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी, धर्मापुरी तालुका, जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। उपलब्ध सुविधा NA लेआउट प्लॉटिंगची अत्याधुनिक सुविधांसह सुसज्ज रम्य नगरी। NA लेआउट असल्याने बँकेकडून तात्काळ कर्ज सुविधा उपलब्ध। प्रत्येक प्लॉटची दिशा पूर्व पश्चिम, LED स्ट्रीट लाईटची व्यवस्था, निसर्गरम्य व भव्य गार्डन
अंतर्गत 50-40-30 फूट मजबूत डांबर रोड व सीसी नाली, विद्युत पुरवठा व स्वतंत्र डीपी व्यवस्था. धर्मापुरी पासून 500 मीटर अंतरावर प्लॉट जवळच शाळा आणि कॉलेज उपलब्ध. संपर्क हाजी शोएब 8805847777, सय्यद इम्रान 9421867786, ॲडव्होकेट आशिष सोनी 9422178888, अब्दुल रज्जाक 7057818999. मिर्जा मेस परभणी. अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी. घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें. मोबाइल क्रमांक 8830266947. एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं. शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी. हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा. एक बार जरूर संपर्क करें. एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी. मोबाइल नंबर 9881 समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी. हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा. शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल. मोबाइल क्रमांक 9766683126. महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी. शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी. बुकिंग शुरू है. मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333. इसके साथ ही 9822829035. हाजी महबूब अंसारी. याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं. आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें. SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभणी. अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस. मोबाइल नंबर 9823797828. क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म. किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी. लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ. एक बार जरूर आए. किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी.